नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 33 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 32 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन में दोस्तों आपने कमेंट करना है राइट आंसर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन रहेंगे ये सारे जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रेजिलिएंट। ठीक है, आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है किसका, रेजिलिएंट का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा या फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आंसर कीजिए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रेजिलिएंट। दोस्तों रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला, ठीक है। क्या होता है, लचीला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, लचीला। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों फ्रेजाइल की बात करें तो फ्रेजाइल मीन्स तो क्या होता है आपका, कमज़ोर होता है, ठीक है, या नाजुक कह सकते हैं, ठीक। वीक मीन्स भी आपका क्या होता है, नाजुक यानी कि कमज़ोर होता है, ठीक। और यहाँ पर स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी मीन्स क्या होता है, तो स्टडी का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, तगड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ स्विफ्ट। आपको जो है फिर जो है क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, पर्यायवाची बताना है किसका, स्विफ्ट का। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, स्लो, रैपिड, स्लगिश या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा, स्लो, रैपिड, स्लगिश या फिर नन ऑफ दीज। स्विफ्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्विफ्ट मीन्स होता है आपका फास्ट, ठीक है। क्या होता है, फास्ट यानी कि तीव्र जिसे हम बोलते हैं, रैपिड, ठीक है। रैपिड यानी कि तीव्र, ध्यान रखेंगे स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तीव्र, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैपिड, ठीक है। ध्यान रखेंगे रैपिड मीन्स तीव्र, ठीक है। स्लो की बात करें, स्लो आप जानती हैं, स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा, यानी कि जिसे हम क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट कह सकते हैं इसको, धीमा, ठीक है। और स्लगिश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, स्लगिश का मतलब क्या होता है, सुस्त जिसको हम बोलते हैं, लेजी, सुस्त, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, लेजी बोल सकते हैं, ठीक है। स्लो बोल सकते हैं, स्लो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, स्विफ्ट मीन्स होता है तीव्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सुपरफिशियल। चलिए आंसर कीजिए, सुपरफिशियल का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, सुपरफिशियल का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन देखिए, डीप, सैलो, प्रोफाउंड या फिर थॉटफुल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी या सतही, जिसको हम बोलते हैं सरफेस बोलते हैं इसको, जैसे सरफेस, सरफेस यानी कि सतही। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्या हो जाएगा, डीप होगा, सैलो होगा, प्रोफाउंड होगा या फिर थॉटफुल होगा। कमेंट कीजिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। हर क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सैलो, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सैलो मीन्स भी क्या होता है, उथला होता है, छिछला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, छिछला, पॉटेट कह सकते हैं, पॉटेट, पॉटेट मीन्स भी छिछला या ऊपरी, या आप कह सकते हैं सतही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यह किसी चीज़ की कम गहराई और आपका जो है केवल बाहरी दिखावा दर्शाता है, सुपरफिशियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिवोक। चलिए आंसर कीजिए, ये तो आपका कॉमन वर्ड है, आपने कई बार पढ़ा है, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, रिवोक का मतलब क्या होता है, इसका क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। कैंसिल होगा, कंटिन्यू होगा, रिपीट होगा या फिर कंफर्म होगा। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन 4 का। रिवोक कई बार सुना होगा आपने, रिवोक। ठीक है, रिवोक मतलब होता है आपका क्या करना, रद्द करना, किसी चीज को रद्द करना, रिवोक करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रद्द करना। और क्या कह सकते हैं, रद्द करना। ठीक है, कैंसिल कहेंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कैंसिल के अलावा अगर आप कहना चाहिए रिवर्स कह सकते हैं। ठीक है, टेल ऑफ कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मीन्स भी क्या होता है, रद्द करना होता है। ठीक है, रद्द करना। या फिर इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, कैंसिल के अलावा कह सकते हैं रिवर्स कह सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, टेल ऑफ भी कह सकते हैं। टेल ऑफ मीन्स भी क्या होता है, रद्द करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू आप जानती हैं, कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है आपका जारी रखना। ठीक, रिपीट का मतलब क्या हो जाएगा, दोहराना। और कन्फर्म का मतलब होता है, क्या होता है कन्फर्म का मतलब, कन्फर्म पुष्टि करना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिफाई करना। ठीक है, रेटिफाई, RATIFY। ठीक, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको बताना है, अब यहाँ से दोस्तों आपको एंटोनिम बताने हैं। ठीक है, 5 से। तो यहाँ पर आपको दोस्तों व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डूबियस। चलिए आंसर कीजिए, डूबियस का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है आप। ठीक है, ऑप्शन देखिए, डाउटफुल, फिशी, अनसर्टेन या फिर सर्टेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का, डूबियस। डूबियस मीन्स क्या होता है, डूबियस का मतलब होता है अनिश्चित या संदिग्ध कह सकते हैं। ठीक है, अनिश्चित। ठीक है, अनसर्टेन कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका विलोम, अनसर्टेन का क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों डाउटफुल की बात करें तो डाउटफुल आप जानते हैं, डाउटफुल। ठीक है, संदिग्ध जिसको हम बोलते हैं। और फिशी की बात करें तो फिशी मतलब क्या होता है, फिशी मतलब भी आपका क्या होता है, संदिग्ध ही होता है, यानी कि जो असत्य लगने वाला हो। ठीक है, और अनसर्टेन आप जानते हैं। ठीक है, अनिश्चित। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डूबियस याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दोस्तों आपको विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमिन्स। ठीक है, कॉमिन्स का जो है आपको क्या बताना है, विलोम बताना है दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट या फिर कंक्लूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉमन्स का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है। कॉमन्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, इस कॉमन्स का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना कह सकते हैं, बिगिन कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन्स का मतलब क्या होता है, बिगिन। ठीक है, बिगिन कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, स्टार्ट ऑफ कह सकते हैं, स्टार्ट ऑफ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या बताना है आपने, विलोम बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा, शुरू करने का, शुरू करना यानी कि प्रारंभ करना। इसका क्या हो जाएगा, समाप्त करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट तो आपका शुरू करने से होता है, इसका मतलब। ठीक, लॉन्च का मतलब भी यही है। ठीक है, स्टार्ट, शुरू करना। ठीक, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी शुरू करना होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंक्लूड। कंक्लूड मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना। तो याद रखेंगे वर्ड कॉमेंट्स। ठीक है, कॉमेंट्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आंसर करना है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एरोडाइट। चलिए आंसर कीजिए, एरोडाइट का जो है आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। क्या हो जाएगा, स्कॉलरली, इग्नोरेंट,
लर्नड या फिर सेवेंथ। क्या हो जाएगा? एरोडाइट। एरोडाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों? विद्वान होता है एरोडाइट मीन्स। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर कह सकते हैं। ठीक है, विद्वान कह सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको विलोम बताना है। ठीक है, ये तो आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, लर्न की बात करें, इसका मतलब होता है, क्या होता है लर्न का मतलब? इसका मतलब होता है विद्वान। ठीक है, सेवेंथ का मतलब भी जो है आपका क्या होता है? इसका मतलब भी आपका विद्वान ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, एरोडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। तो इसका क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इग्नोरेंट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दोस्तों आपको क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? लूसिड का। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। आपको यहाँ पर जो है लूसिड का जो है क्या बताना है? उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, विलोम बताना है, अपोजिट बताना है। क्या हो जाएगा बताइए? कॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, या फिर वैक हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? लूसिड। लूसिड मीन्स क्या होता है दोस्तों? लूसिड, लूसिड का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट। ठीक है, क्लियर कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिबल की बात करें तो कॉम्प्रीहेंसिबल तो आपका क्या होता है? इसको तो हम सुबोध बोलते हैं ना, सुबोध। सुबोध या बोधगम्य बोलते हैं इसको, सुबोध या बोधगम्य। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिबल क्वेश्चंस आपने किए होंगे ना, कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, तो उसका मतलब ही क्या होता है? सुबोध या बोधगम्य होता है। क्लियर हो नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, उल्टा बताना है, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी होता है इसका मतलब। ठीक है, पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैक। वैक मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जो है दोस्तों आपने जो है वन वर्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वन हु स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस लॉ। क्या बोलते हैं? जो लॉ की प्रैक्टिस करता है। ऑप्शन देखिए, अटॉर्नी, नोटरी, जज या फिर सॉलिसिटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? वन हु स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस लॉ, यानी कि जो आपका लॉ की प्रैक्टिस करता है, लॉ की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 9 का अटॉर्नी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है आपको, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। आपको बताना है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी कि बच्चा जो फादर की डेथ के बाद पैदा होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑर्फन, बास्टर्ड या फिर पॉस्टुमस या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो आप सभी जानते हैं अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। तो यहाँ पर कॉल्ड क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पॉस्टुमस बोलते हैं ना। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पॉस्टुमस मीन्स हो रहा है, मीन्स होता है दोस्तों मरणोपरांत, सुना होगा आपने। ठीक है, मरणोपरांत। ठीक है, पॉस्टुमस। यहाँ पर ऑर्फन की बात करें तो ऑर्फन मीन्स तो अनाथ होता है। ठीक है, अनाथ। ठीक है, अनाथ हो गया। बास्टर्ड का मतलब होता है आपका नाजायज। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पॉस्टुमस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हु रोट द नोवेल नेक्टर इन अ साइव। आपको बताना है हु रोट द नोवेल नेक्टर
इन अ साइव। ये नोवेल किसका है आपको बताना है। नेक्टर इन ए साइव, आर के नारायण, राजा राव, अनीता देसाई या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। नेक्टर इन अ साइव पढ़ा आपने। नेक्टर इन अ साइव नोवेल किसका है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का, हु रोट द नोवेल नेक्टर इन द साइव। किसका नोवेल है दोस्तों ये, नेक्टर इन ए साइव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किसी का भी नोवेल नहीं है, आर के नारायण का भी नहीं है, राजा राव का भी नहीं है, अनीता देसाई का भी नहीं है। ठीक है, तो ये किसका नोवेल है याद रखेंगे, ये दोस्तों कमला मार्कंडे का नोवेल है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इन विच नोवेल रिटन बाय हार्डी डज द कैरेक्टर न्यूसन अपीयर। तो आपको बताना है कौन थॉमस हार्डी के किस नोवेल में आपको जो है न्यूसन कैरेक्टर दिखता है। ठीक है, न्यूसन ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी। देखिए ऑप्शन देखिए, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड या फिर नन ऑफ दीज। न्यूसन कैरेक्टर जो है थॉमस हार्डी के किस नोवेल में आपको देखने को मिलता है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बताया था मैंने आपको न्यूसन। ठीक है, किस में होता है, किस नोवेल में होता है दोस्तों। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे न्यूसन कैरेक्टर किस में है, ये मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज में है। अगर आपने दोस्तों ये पढ़ा होगा द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा इसमें न्यूसन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ माइकल हेंचार्ड होता है। जो ये न्यूसन वही होता है दोस्तों जो माइकल हेंचार्ड की वाइफ को खरीदता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इसको तो। ठीक, और इसमें आपको अदर जो है पूछे जा सकते हैं कैरेक्टर्स इसमें द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे आपका न्यूसन हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे माइकल हेंचार्ड। ठीक है, माइकल हेंचार्ड। ठीक है, माइकल हेंचार्ड, न्यूसन, और कौन होता है इसमें, डोनाल्ड फारफ्री होता है। ठीक है, ये भी कैरेक्टर होता है इसमें, डोनाल्ड फारफ्री। ठीक है, लुसेटा होती है इसमें कैरेक्टर, लुसेटा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। एलिजाबेथ जेन होती है। ठीक है, एलिजाबेथ जेन। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको ध्यान रखने। एक बार आप दोस्तों जरूर जो है, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को डिटेल में, तो एक बार अच्छे से इसको आप स्टोरी में एक बार अच्छे से इसको पढ़ लें, तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे इसमें फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सरोजनी नायडू यूज्ड द लोटस एज ए मेटाफर फॉर विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है सरोजनी नायडू ने दोस्तों लोटस किसको कहा है, ऐसे समझा। ठीक है, सरोजनी नायडू ने किसे लोटस कहा है। देखिए नीचे ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 13 का, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर। सरोजनी नायडू यूज्ड द लोटस एज ए मेटाफर फॉर विच प्रोमिनेंट इंडियन राइटर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी को जो है इन्होंने जो है क्या कहा है, लोटस कहा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको सरोजनी नायडू के जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू के दोस्तों काफ़ी सारे वर्क्स हैं। ठीक है, इनके कलेक्शंस हैं, साथ ही साथ इनकी पोएम्स हैं। ठीक है, आपने कई पोएम्स पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे आपका इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद है इनका, इनकी पोएम है। ठीक है, और साथ ही साथ द गिफ्ट ऑफ इंडिया इनकी पोएम है। ठीक है, और बाकी इनके जो कलेक्शंस की बात करें तो इनके कलेक्शन काफ़ी सारे हैं। ठीक है, जैसे आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो एक एक करके नोट करें।
ठीक है, पहला देखिए द गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड ये कब आया था इनका, ये आया था 1905 में। ठीक है, 1905 में आया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आया था इनका 1905 के बाद, याद रखेंगे कौन सा आया था, द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या आया था, द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम कब आया था इनका, द बर्ड ऑफ टाइम आया था 1912 में, 1912 में, 1912 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका एक कलेक्शन आया था 1917 में, 1917 में। ठीक है, पहले याद रखेंगे 1905 क्या आया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, 1912 में क्या आया, 1912 में आया इनका द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक, दो याद रखोगे, तीसरा याद रखेंगे, ठीक है, तीसरा इनका इंपॉर्टेंट कलेक्शन याद रखेंगे द ब्रोकन विंग। ठीक है, 1917 याद रखेंगे। इसके बाद 1917 में क्या आया इनका, द ब्रोकन विंग। ठीक है, द ब्रोकन विंग। ठीक है, द ब्रोकन विंग कब आया, 1917। 1917 के बाद दोस्तों आपको याद रखना है इनका और कौन कौन से आए इनके कलेक्शन। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, द बर्ड ऑफ टाइम हो गया, द ब्रोकन विंग हो गया, द इंडियन वीवर्स। ठीक है, कब आया था बताइए इंडियन वीवर्स। ठीक है, इंडियन वीवर्स। ठीक है, इंडियन वीवर्स, इंडियन इंडियन वीवर्स। ठीक है, ये कब आया था इनका, ये आया था 1971 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारे कलेक्शन हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपको इनके कलेक्शन याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सरोजिनी नायडू के जो है इम्पोर्टेंट पोएम्स जो हैं आपको याद रखनी है। इनके इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है, जैसे आपका इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये इनकी पोएम है, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों द गिफ्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक पोएम और याद रखेंगे, द गिफ्ट ऑफ इंडिया। द गिफ्ट ऑफ पूछ लिया जाएगा आपको, द गिफ्ट ऑफ इंडिया जो है ये किसकी पोएम है। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ इंडिया जो है ये भी पोएम किसकी है, सरोजिनी नायडू की। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और सारे और भी काफ़ी सारे इनकी पोएम्स हैं, आप ज़रूर जो है एक बार डिटेल क्लासेस की ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने आंसर करना है। ठीक है, वेयर इज द नोबल अनटचेबल प्राइमरली सेट। आपको बताना है अनटचेबल जो नोबल है ये कहाँ सेट हुआ। ठीक है, दिल्ली, आगरा, लाहौर या फिर बुलंदशहर। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। अनटचेबल आपको मैंने पढ़ा रखा है, किसका नोबल है अनटचेबल। ठीक है, किसका नोबल है अनटचेबल बताइए, मुल्क राज आनंद का है ना अनटचेबल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुल्क राज का जो ये नोबल है अनटचेबल ये कहाँ सेट हुआ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि अनटचेबल हो गया, कूली हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मुल्क राज आनंद के जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है दोस्तों, चाहे अनटचेबल हो या चाहे फिर वो कूली हो या फिर आपका जो है इनका जो अन्य वर्क है अक्रॉस द ब्लैक वाटर है। ठीक है, साथ ही साथ टू लीव्स एंड द बर्ड है। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं इनके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनटचेबल की ही बात करें तो अनटचेबल जो है इनका कब आया था, ये आया था दोस्तों, कई बार पूछा है। ठीक है, 1935। 1935 आपको याद रखना है अनटचेबल, बस ऐसे याद रखना। ठीक, इसके बाद जो है इनका 1936 में, 35 के बाद 36 में फिर इनका एक वर्क आया। कौन सा वर्क आया इनका, कूली। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कैरेक्टर उठा के पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कूली से, अनटचेबल से। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से नोबल एक बार
अच्छे से इनको देखना है। ठीक है, कूली के साथ साथ और कौन कौन से दोस्तों इनके वर्क हैं, टू लीव्स एंड अ बेड। ठीक है, 36 35 में आपने कूली याद किया, 30 अनटचेबल 35 में, 36 में आपने कूली याद किया और 37 में आपने याद रखना है बर्ड। तो ऐसे याद रखेंगे, टू लीव्स एंड अ बर्ड। ठीक है, 35 के बाद, ठीक है 35 के बाद क्या याद करेंगे, 1937। ठीक है, 37 में इनका क्या आया था, टू लीव्स एंड अ बट। ठीक है, ये कब आया, 1937 में आया। ठीक है, इसके बाद जो है 37 के बाद आपको क्या याद रखना है, 39। ठीक है, 1939। चलिए, अब आप बताइए राजा राव का कौन सा वर्क आया था, सॉरी राजा राव कह रहा हूँ, मुल्क राज आनंद का। ठीक है, 1939 में। ठीक है, मुल्क राज आनंद का कौन सा वर्क आया था, क्या आया था, द विलेज। ठीक है, द विलेज आया था, याद रखेंगे। ईयर वाइज आपको ध्यान में रखना है, द विलेज ये क्या था, एक ट्रायोलॉजी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 39 के बाद आपको 40 याद रखना है। ठीक है, 1940। 1940 में इनका कौन सा वर्क आया था दोस्तों, मुल्क राज आनंद का, बताइए 40 में कौन सा आया था, एक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्रॉस 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 द, यहाँ लिख देता हूँ, एक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, ब्लैक वाटर यही लग देता हूँ। ठीक है, एक्रॉस, ठीक है, एक्रॉस द ब्लैक वाटर ये कब आया, ये आया 1940 में। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से ये याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो है 40 के बाद क्या याद रखेंगे, 1945 याद रखेंगे। ठीक है, मुल्क राज आनंद का। ठीक है, 1945 में क्या याद रखना है आपको, द बिग हार्ट। ठीक है, द बिग हार्ट किसका वर्क है, ठीक है, द बिग हार्ट किसका वर्क है, ये है दोस्तों मुल्क राज आनंद का। कब आया था, 1945। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इनका अदर वर्क्स की बात करें, द पावर ऑफ डार्कनेस भी इनका वर्क है। ठीक है, 19 कब आया था, 1959 में आया था। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं मुल्क राज आनंद से। ठीक है, अनटचेबल हो गया 1935 में आया, कूली हो गया 1936, ऐसे याद रखेंगे। टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937। ठीक है, द विलेज 1939। ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940। ठीक है, और द बिग हार्ट 1945। ठीक है, और इसी प्रकार से द पावर ऑफ डार्कनेस 1959। इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, व्हाई डिड मुल्क राज आनंद राइट अनटचेबल। तो आपको बताना है मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल को कहाँ लिखा था, ये नोवेल इन्होंने कहाँ लिखा था, यूएसए में लिखा था, जर्मनी में लिखा था। ठीक है, या फिर एट साबरमती आश्रम लिखा था, साबरमती आश्रम में लिखा था, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, अनटचेबल जो नोवेल है, अनटचेबल नोवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद, और ये दोस्तों कहाँ पर जो है लिखा गया था, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट साबरमती आश्रम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, जो अनटचेबल नोवेल है किसका है, मुल्क राज आनंद का, ये कहाँ लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, एट साबरमती आश्रम में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए 16 में बताइए, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आर के नारायण। यहाँ पर दोस्तों लाइफ स्पेन पूछ लिया है। ठीक है, आर के नारायण का। ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु, ठीक है, वो बताना है आपने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, आर के नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का क्या हो जाएगा, 1906 में 1906 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2001 में इनका जो है इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर के नारायण अगर पूछा जाए इनका बॉर्न, तो ये जन्म हुआ था दोस्तों इनका 1906 में। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास, जिसे हम अभी जो है आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो
मृत्यु हुई थी, एक इनकी डेथ हुई थी, कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। इनको आर के नारायण को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, किसके लिए मिला था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आर के नारायण से अच्छे से तैयार कर लेना है आर के नारायण को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आर के नारायण की बात हो रही है तो इनका जन्म और वो दोनों चीज़ें आपको याद रख लेनी है, 1906 से 2001। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, कब मिला पूछ लिया जाएगा, इनको कब मिला तो याद रखेंगे 1958, 1958 में इनको क्या मिला, आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला दोस्तों। किसके लिए मिला, तो इनकी जो फेमस है दोस्तों, ठीक है, द गाइड, फेमस वर्क है इनका GUIDE, द गाइड के लिए दोस्तों आर के नारायण को जो है क्या मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। कब मिला, 1958 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स एक बार देख लेते हैं। आप सभी ने पढ़े हैं आर के नारायण के इम्पोर्टेंट वर्क्स, फिर भी एक बार आप देखें। देखिए पहला जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड, ठीक है, किसका वर्क है पूछ लिया जाएगा, स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड्स। दूसरा याद रखेंगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और क्या वर्क है आर के नारायण के, द इंग्लिश टीचर है इनका। ठीक है, द इंग्लिश टीचर। ठीक है, और क्या वर्क है इनके आर के नारायण के, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इनका पहले तीनों का देख लें। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ये इनका कब आया था, तो ध्यान रखेंगे 1935। ठीक, साथ ही साथ द बैचलर ऑफ आर्ट जो है इनका कब आया था, ये आया था 1937 में, 1937 में। ठीक, द इंग्लिश टीचर ये पहले पूछा भी गया था। ठीक है, द इंग्लिश टीचर कब आया इनका, 1945 याद रखेंगे, 1945। ठीक, साथ ही साथ इनका जो है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी हो गया। ठीक है, और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने। ठीक है, एक और आपको याद रखना है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट किसका वर्क है, आर के नारायण का है दोस्तों। कब आया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसके साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ठीक है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे वर्क्स किसके हैं, आर के नारायण के हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखने हैं सारे वर्क्स। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये पूछ लिया जाएगा कभी आपको कि आर के नारायण की जो शादी हुई थी किसके साथ हुई थी। ठीक है, मैरिड टू, किसके साथ हुई थी इनकी शादी, इनकी शादी हुई थी दोस्तों राजम के साथ, RAJAM, राजम के साथ इनका विवाह हुआ था दोस्तों। शादी हुई थी, कब हुई थी, 1933 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट एसे। कौन सा है, द कॉमन रीडर, अ रूम ऑफ वंस ओन, या फिर अ राइटर्स डायरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। वर्जीनिया वुल्फ का जो है दोस्तों मोस्ट फेमस जो फेमिनिस्ट ऐसे है इनका, उसका दोस्तों टाइटल बताना है आपको, कौन सा है, क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का द कॉमन रीडर होगा, अ रूम ऑफ वंस ओवन होगा, या फिर अ राइटर्स डायरी होगा। वर्जीनिया वुल्फ का फेमस फेमिनिस्ट ऐसे जो है
उसका टाइटल पूछा है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का आपको पूछा जा सकता है इनका लाइफ स्पैन। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन याद रखेंगे वर्जीनिया वुल्फ का। 1882 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में जो है इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये जो है दोस्तों क्या है, पूछा जा सकता है आपको, ये वर्जीनिया वुल्फ का जो है लाइफ स्पैन है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको वर्जीनिया वुल्फ्स के जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं याद रखने हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वर्जीनिया वुल्फ्स के, चलिए इनमें से दोस्तों आपको जो है वर्जीनिया वुल्फ को अच्छे से तैयार कर लेना है। पिछले देखा होगा अपनी पिछली परीक्षा में इनने यहाँ से वर्जीनिया वुल्फ से पूछा था। ठीक है, मिसिस डॉलोवे पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला याद रखेंगे, द वॉइस आउट। ठीक है, द वॉइस आउट। उसके बाद याद रखेंगे मिसेस, ठीक है, मिसेस डॉलोवे। मिसेस डॉलोवे जो है, ठीक है, मिसेस डॉलोवे जो है, दूसरा आपको याद रखना है डॉलोवे। ठीक है, ये दोनों पहले इसको देख लें। द वॉइस आउट है दोस्तों, ये कब आया था इनका, ये आया था 1915 में, 1915 में। और ये पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था, मिसेस डॉलोवे जो है ये कब आया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आया था दोस्तों, कब आया था, 1925 में, 1925 में आया था। ध्यान रखेंगे मिसेस डॉलोवे। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे वर्जीनिया वुल्फ से हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख रहे हैं। ठीक है, पहला आपने देखा, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 1950, ठीक है, 1925, ठीक, साथ ही साथ 1927, ठीक है, 27, उसके बाद 1928। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं 1928। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 15 में इनका क्या आया था, इनका वॉइस आउट आया था। ठीक है, वॉइस आउट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा जो है आपको द वॉइस आउट है 1915 में आया। ठीक है, जो भी बताया मैंने। ठीक है, वॉइस आउट हो गया 15 में। 25 में क्या आया, मिसेस डॉलोवे, DALLOWAY। ठीक है, डॉलोवे, ये आया था 1925। 27 में क्या आया था इनका, टू द लाइट हाउस आया था। ठीक है, किसका वर्क है, ध्यान रखेंगे, टू द लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 1927 ऐसे देख लें। ठीक है, स्पेस की कमी हो रही है। ठीक है, 1927 में क्या आया था, टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस। ठीक है, ध्यान रखेंगे टू द लाइट हाउस किसका वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का है दोस्तों। ठीक है, कब आया था, 1927। इनका एक वर्क है दोस्तों 1928 में आया था, ऑरलैंडो, ORLANDO, ऑरलैंडो कब आया था इनका, ये आया था 1928 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आपका ये अ रूम वंस ओवन है, ये आया था 1929 में। ठीक है, जो आपका आंसर है यहाँ। ठीक है, और अ रूम ऑफ वंस ओवन जो है ये आया था, कब आया था, 1929 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने, ये कब आया था, 1929। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है वर्जीनिया वुल्फ के आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट वन ऑफ द मेमोरी प्ले ऑफ पिंटर। हैरोल्ड पिंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है पिंटर का यहाँ पर मेमोरी प्ले नहीं है। ठीक है, चलिए, नो मैंस लैंड, द होम कमिंग, साइलेंस,
बिट्रायल क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर। आइडेंटिफाई विच इज नॉट वन ऑफ द मेमोरी प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर, बताइए आंसर कीजिए इसका। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है हैरोल्ड पिंटर का जो मेमोरी प्ले है दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पर नो मैन्स लैंड जो है ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में, ये दोस्तों है इनका, ठीक है, ये इनका मेमोरी प्ले है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। साइलेंस भी है इनका, ठीक है, बिट्रेयल भी है, ठीक है, सारे जो है वर्क्स किसके हैं, हैरोल्ड पिंटर के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन है दी होम कमिंग, ये दोस्तों मेमोरी प्ले नहीं है हैरोल्ड पिंटर का, ठीक है, बाकी तीनों हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है हैरोल्ड पिंटर से, ठीक है, जैसे इनका नो मैन्स लैंड हो गया, काफ़ी सारे वर्क्स हैं इनके, साइलेंस हो गया, बिट्रेयल हो गया, टी पार्टी हो गया, और साथ ही साथ दी बर्थडे पार्टी हो गया, काफ़ी सारे वर्क्स हैं हैरोल्ड पिंटर के दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना था कि कौन सा हैरोल्ड पिंटर का जो है मेमोरी प्ले नहीं है, तो दी होम कमिंग नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों हैं। बात करें दोस्तों हैरोल्ड पिंटर की, दोस्तों पिंटर से आपको इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं। हैरोल्ड पिंटर की लाइफ स्पैन पूछा जा सकता है आपको, लाइफ स्पैन, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन था दोस्तों कब से कब तक था, इनका जन्म हुआ था 1930 में, 1930 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2008 में, ठीक है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। बाकी बात करें इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, तो ध्यान रखना है इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, पहला याद रखेंगे द रूम, ठीक है, द रूम जो है ये किसका वर्क है, ये है दोस्तों हैरोल्ड पिंटर का, ठीक है। द बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे बर्थडे पार्टी, ठीक, और क्या वर्क है इनका बताइए। द केयर टेकर है, ठीक है, द केयर टेकर, ठीक है, द केयर टेकर है, और क्या है बताइए। टी पार्टी भी इनका है, ठीक है, टी पार्टी, टी पार्टी, ठीक है, टी पार्टी भी इन्हीं की है, ठीक है। साइलेंस इनका वर्क है, जो ऑप्शन में दिया है, साइलेंस हो गया, बिट्रेल हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और क्या वर्क है इनके, बताइए और क्या वर्क है। द डम वेटर इनका वर्क है, ठीक है। तो दोस्तों सारे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हैरोल्ड पिंटर का पहला याद रखेंगे 1957 में, ठीक है, कौन सा आया था इनका वर्क, 1957 में आया था इनका, क्या आया था, दी रूम, ठीक है, दी रूम, ठीक है, द रूम किसका वर्क है, हैरोल्ड पिंटर का है, कब आया था, 1957, ठीक। इसके बाद दूसरा याद रखेंगे, ठीक है, दी बर्थडे पार्टी 1957 में ही आया था, क्या आया था, दी बर्थडे पार्टी, दी बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी किसका वर्क है, हैरोल्ड पिंटर का है, कब आया था, 1957, ठीक है। इसके बाद एक और याद रखेंगे 1957 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1957 में हैरोल्ड पिंटर के 2-3 वर्क बता दिए मैंने आपको, ठीक है। और तीसरा वर्क याद रखेंगे द डम वेटर, द डम वेटर, ठीक है, द डम वेटर जो है ये भी दोस्तों किसका वर्क है, पिंटर का है, कब आया था, 1957। तो 1957 में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, द रूम, द बर्थडे पार्टी एंड द डम वेटर, ठीक है, तीनों जो है 1957 में आई, ठीक है। उसके बाद जो है हैरोल्ड पिंटर का अगला जो वर्क आपको याद रखना है 57 के बाद 1959, ठीक है, 1959 में हैरोल्ड पिंटर का कौन सा वर्क आया था, इनका वर्क आया था दोस्तों 1959 में, क्या आया था, द केयर टेकर, द केयर टेकर, ठीक है, द केयर टेकर कब आया था इनका, 1959 में आया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1959 के बाद 63, 1963 में इनका कौन सा आया था वर्क, क्या आया था, टी पार्टी, टी पार्टी जो है किसका वर्क है, पिंटर का है, कब आया था, 1963 में,
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अलावा जो याद रखने हैं, जैसे आपका साइलेंस है, ये भी पिंटर का वर्क है। कब आया था ये? 1968 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बिट्रेल की बात करें तो बिट्रेल कब आया था? इनका वर्क 1978 में आया था, 78 में, ठीक है। और यहाँ पर नो मैंस लैंड जो है दोस्तों, ये कब आया था अगर पूछा जाएगा तो ये आया था 1974 में, ठीक है। तो यहाँ पर हेरोल्ड पिंटर के सारे दोस्तों आपको वर्क्स जो हैं मैंने बता दिए हैं और कब आए और वर्क्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी वर्क्स यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपको बताना है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ तुगलक। आपको बताना है दोस्तों, थीम पूछी गई है तुगलक की, ठीक है। तुगलक किसका वर्क है? ये है दोस्तों, किसका वर्क है बताइए? ग्रीस कर्नाट का, ठीक है। तो तुगलक दोस्तों इसकी थीम आपको बतानी है लव एंड रोमांस, पावर एंड पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ तुगलक। तुगलक किसका वर्क है दोस्तों? ये वर्क है ग्रीस कर्नाट का, ठीक है, ग्रीस कर्नाट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों इसकी थीम क्या थी? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी करते रहिए साथ में। तो क्या हो जाएगा राइट इसका? पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? ये तुगलक की दोस्तों प्राइमरी थीम थी पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ग्रीस कर्नाट का दोस्तों वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रीस कर्नाट के अदर वर्क्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीस कर्नाट कौन कौन से वर्क हैं ग्रीस कर्नाट की बताइए? एक तो तुगलक हो गया, तुगलक के साथ साथ आपको याद रखते हैं ययाति, YAYATI, ठीक है, ययाति। दूसरा तुगलक हो गया। तीसरा आपको याद रखना है हायवदना, HAYAVADANA, ठीक है, हायवदना, ठीक है। हायवदना के बाद एक और याद रखना है आपने इनका इंपॉर्टेंट नागमंडला, ठीक है, नागमंडला, MANDALA, ठीक है, नागमंडला। तो यहाँ पर ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, तुगलक, ययाति, हायवदना, नागमंडला, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों ये ग्रीस कर्नाट के, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो इनका तुगलक था ये कब आया था पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। तुगलक जो आया था इनका कब आया था? 1964, 1964 याद रखेंगे तुगलक, ठीक है, 1964 तुगलक याद रखना है। ययाति अगर पूछा जाएगा, ययाति को याद रखना है 1961, 1961, ठीक है, ययाति। हायवदना पूछा जाएगा तो हायवदना इनका आया था 1971 में, 1971 में आया था, ठीक है, हायवदना 1971। और नागमंडला की बात करें तो नागमंडला इनका आया था 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ग्रीस कर्नाट के ये इंपॉर्टेंट जो मेजर वर्क्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। एक तो पहले आपको याद रखना है ययाति, 1961 में आया, 1961 में। ययाति के बाद आया तुगलक 64 में, 1964 में। 1964 के बाद आपको याद रखना है 1971 हायवदना, और 1971 के बाद आपको याद रखना है 1988 नागमंडला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको आंसर करना है हु रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ रीजन इन तुगलक्स कोर्ट। आपने बताना है दोस्तों हु रिप्रेजेंट्स वॉइस ऑफ रीजन, यानी कि तर्कपूर्ण बात जो है तुगलक में, तुगलक कोर्ट में किसने रिप्रेजेंट की। ऑप्शन देखिए नजीब, बर्नी, आजम या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ रीजन इन तुगलक्स कोर्ट। तुगलक कोर्ट में जो है किसने जो है वॉइस ऑफ रीजन यानी कि तर्कपूर्ण बात को रिप्रेजेंट किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों
बर्नी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों 20 का। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। और आज के सेशन में दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।